नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट पढ़ने वाले हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविंसेस दिया है, मतलब कि पार्लियामेंट सिस्टम हमारी गवर्नमेंट जो लागू हो रही है, जो पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है, प्रेसिडेंट है, लोअर हाउस है, अपर हाउस है, उस वो कहाँ से लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा लिखा गया सेंटर और स्टेट में दोनों में होगी, 74 और 75 इन सब चीज़ों को डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए। तो याद रखना आर्टिकल 74 और 75 ये सेंटर के लिए है, स्टेट के लिए 163 164 है। ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेब मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो ब्रिटिश में लागू होता है। फीचर्स क्या है, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट होता है। जो पीएम होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। आर्टिकल 74 एड एंड एडवाइस, प्रेसिडेंट काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ऐसा बोलता है आर्टिकल 74। हेड जो करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पीएम करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया ही है। फिर आता है मेजॉरिटी ऑफ द रूल। मेजॉरिटी ऑफ द रूल कैसा होना चाहिए, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, इन सबको डिफाइन करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ रूल में क्या बोला था, जिसकी सत्ता होगी, सरकार होगी, वही रूल कर पाएगी। और प्रेसिडेंट बाय द जो भी होंगे अपॉइंटेड किया जाएगा, जो मेजॉरिटी ऑफ द रूल होंगे, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे पीएम को, जो अदर मिनिस्टर हैं वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो पूरा बनते हैं। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होगी, ऐसा आर्टिकल 75 बोलता है कि मिनिस्टर आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरली, लोकसभा के लिए होंगे, ठीक है ना। पार्लियामेंट के लिए इन जनरली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लोकसभा के लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जितने सारे आपके मिनिस्टर्स बनते हैं। लोकसभा कैन बी रिमूव बाय द मिनिस्टर, ठीक है ना, कैन बी रिमूव बाय द मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, हेडेड ऑफ द पीएम, ठीक है, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द पासिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सारी जो मिनिस्टर्स हैं वो डिसॉल्व कर जाते हैं। ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं, आपका लोकसभा डिसॉल्व होगी, नहीं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर पॉलिटिकल होमोजेनिटी होनी चाहिए, डुअल मेंबरशिप, लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस और सिक्रेसी की वो शपथ जो लेते हैं। ये सारे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं, इनको डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे ये। उसके बाद है मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट। मेरिट क्या क्या है, देखो, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दोनों में हार्मनी रहती है, जुड़ाव रहता है कहीं ना कहीं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, प्रिवेंटिव मतलब डिपोटिज्म का मतलब प्रिवेंट रहता है। रेडी टू अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ठीक है ना, अपोजिशन खड़ी रहती है, अगर कुछ दिक्कत है तो ये इनकी सरकार बन जाती है, ये हार जाएंगे तो ये बन जाएंगे। वाइड रिप्रेजेंटेशन रहती है, क्योंकि हर सोसाइटी का आदमी इलेक्टेड होके जाता है, तो वाइड रिप्रेजेंटेशन रहती है। कुछ डीमेरिट रहती है, अनस्टेबल गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, एक बार ये सरकार गई दूसरी आई तो वो पुरानी पॉलिसी सब हटा देती है। डिक्टेटरशिप बाय द कैबिनेट, जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर उनकी डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं देखी जाती है। अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वही जुड़ी मतलब लेजिस्लेटिव में बैठते हैं, तो दोनों की एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर कम रहती है। और गवर्नमेंट बाय द आपका एमेरिटियस, इसमें ये सारे इसकी डीमेरिट्स हैं। मतलब फिर था रीज़न अडॉप्ट क्यों किया है हमने, तो ये वाला जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, एक तो फेमिलियर थे, पहले से अंग्रेज ऐसे ही सिस्टम चलाते तो उसके फेमिलियर थे हम लोग। प्रेफरेंस दिया गया, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी तो इस सिस्टम से ही मिल सकती थी। अवॉइड करना था लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव की कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जैसे कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका में देखा जाता है, तो यहाँ पे ना हो, अपना प्रॉपर काम करता है, इसलिए हमने अडॉप्ट किया। नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी बहुत डाइवर्सिफाई है इस वजह से। अब इसमें कंपेयर किया प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसे अमेरिका में है, और कंपेयर किया पार्लियामेंट में। यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, आपको पता ही है, मेजॉरिटी पार्टी का रूल रहता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल रहता है लोकसभा और पार्लियामेंट इन जनरली, लोकसभा इन पर्टिकुलरली। पॉलिटिकल होमोजेनिटी रहती है, सारी पार्टी के लोग रहते हैं। ड्यूअल मेंबरशिप रहती है, लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की होती है, डिसोल्यूशन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ पावर होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल एग्जीक्यूटिव रहते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है लेजिस्लेटिव इलेक्टेड सेपरेटली, फिर फिक्स टर्म, जैसे आपने देखा होगा ना, प्रेसिडेंट के अलग इलेक्शन होते हैं और मेंबर ऑफ वहाँ जो अमेरिका में होते हैं उनके अलग इलेक्शन होते हैं, दोनों के वोट पड़ते हैं। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोकसभा के, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, मे नॉट एग्जिस्ट, इनमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी एग्जिस्ट नहीं करते, कोई भी अलग अलग अपनी विचारधारा रख सकते हैं। सिंगल मेंबरशिप होती है, डोमिनेटेड टू प्रेसिडेंट के रहते हैं सब कुछ। नो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, डिसॉल्व नहीं होती वहाँ पे, सेपरेशन ऑफ पावर बहुत अलग अलग होता है प्रेसिडेंट पे। कुछ मेरिट्स हैं, हार्मनी जो मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रिवेंटिव डेफिटिज्म, वाइड रिप्रेजेंटेशन, ये तो मेरिट्स हैं। और डीमेरिट्स क्या है, यही डीमेरिट्स हो जाएंगी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की। कॉन्फ्लिक्ट रहता है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में। नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहती है, मे लीड द ऑटोक्रेसी, नैरो रिप्रेजेंटेशन रहती है। ये कुछ
डीमेरिट्स हैं आपकी किसकी, प्रेसिडेंशियल की। अब डीमेरिट्स आपकी पार्लियामेंट्री की क्या है कि अनेबल स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, नो कंटिन्यूड पॉलिसी नहीं है, पर इनकी ये मेरिट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिसी अगर ये लेके आए तो अगली सरकार वही कंटिन्यू करती है। सेपरेशन ऑफ पावर रहता है गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट में जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, वो डिफेंस के किसी फील्ड के होंगे, अच्छे होंगे, तो वो एक्सपर्ट्स की गवर्नमेंट होती है। कुछ और भी चीज़ें इसमें बताई गई डीमेरिट्स में जो पार्लियामेंट के अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ एमिट्रिस, जो मैंने आपको बताया कि मतलब कोई भी आदमी जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता वो भी ठीक है, मैं देख लूँगा, HRD का मिनिस्टर हूँ, एजुकेशन का, चाहे मैंने कुछ पढ़ना रखा हो, तो ये हमारे सिस्टम में रहता है। आगे चलते हैं। फिर आता है फेडरल सिस्टम। फेडरल मतलब डिवीज़न ऑफ पावर दोनों में हो। यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ वेयर ऑल द पावर आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है, इट ऑल्सो एग्जिस्ट डिप्राइव द अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। मतलब सारी यूनिटरी में क्या होता है, पावर एक तरह से होल्ड होती है एक जगह। फेडरल में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड पावर डिवीज़न होता है, स्टेट के पास अलग और सेंटर के पास अलग। तो जो टर्म है फेडरल, जो फेडरेशन की टर्म है, ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नाइदर आर्टिकल 1 में मेंशन है, कहीं भी नहीं है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, यूनियन ऑफ द स्टेट। तो ये हमारे फेडरेशन की जो है वर्ड है, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। इंडियन फेडरेशन जो कैनेडियन मॉडल पे है, यानी कि रहता तो फेडरल है, नॉर्मल कंडीशन में कुछ स्पेशल कंडीशन आती है तो सेंटर अपनी पावर इंज्यूम कर लेती है, नॉट ए अमेरिकन मॉडल। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट की कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। देखो फेडरल में क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट होती है, नेशनल में अलग होती है और रीजनल माने कि स्टेट में अलग होती है। अब यूनिटरी में क्या होता है, सिंगल गवर्नमेंट होती है नेशनल लेवल पे, मे बी क्रिएट इन द रीजनल लेवल ऑल्सो, विच मे बी क्रिएट, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे है, यूपी में भी है, तो ऐसे भी हो सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, ब्रिटेन की तरह रिटन हो सकता है, फ्रांस की तरह या इंडिया की तरह। डिवीजन ऑफ पावर रहता है नेशनल में और रीजनल में, सबकी पावर अलग अलग डिफाइन है। यहाँ पे क्या, नो डिवीजन ऑफ पावर, ऑल द पावर वेस्ट इन नेशनल गवर्नमेंट, वो अपने पास ले सकती हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहती है, यहाँ पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सुप्रीमेसी से जापान में है और ब्रिटेन में नॉट सुप्रीमेसी नहीं है। रिजिट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज नहीं किया जा सकता फेडरल में, यहाँ पे किया जा सकता है, जैसे हमारा ही देख लो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहती है यहाँ पे जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे भी इंटरडिपेंडेंट, मतलब दबा भी सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, ऐसा भी रहता है। बाइकैमेरल लेजिस्लेचर अपर हाउस लोअर हाउस रहता है, यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसा भी चीज़ें, जैसे बाइकैमेरलिज्म ब्रिटेन में है, यूनिकैमेरलिज्म एक ही सदन है चाइना में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें, फीचर ऑफ द क्या है इस चीज़ के, डुअल जो मैंने ऊपर बताया वो यहाँ पे लिखे हैं। डुअल पॉलिटी रहती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमेरलिज्म, यूनिटरी के स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्टेट आर नॉट इंटेक्ट्रल, मतलब स्टेट बाहर नहीं निकल सकती, अलग ही अंदर ही रहेंगी, आज़ाद नहीं हो सकती हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, फ्लेक्सिबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो इक्वलिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन, इमरजेंसी प्रोविंसेस होते हैं, सिंगल सिटीजन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी से इंडिया में है। ऑल इंडिया, जो हमारी इंडिया की बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं इंडिया की, कि ऑल इंडिया सर्विस होते हैं, वो भी एक सेंटर का रूल रहता है कहीं ना कहीं। इंटीग्रेटेड ऑडिट मैकेनिज्म होता है, ठीक है। पार्लियामेंट अथॉरिटी रहती है ओवर स्टेट लिस्ट, बहुत सारी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैकेनिज्म रहता है। वीटो पावर स्टेट की ओवर स्टेट बिल, वीटो पावर भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट अपने पास मंगा लेते हैं, गवर्नर सेंड कर देते हैं, तो वीटो पावर सेंटर के पास आ जाती है एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली। तो कि इन द केस ऑफ बोमाई केस 994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ले डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल करेक्टर, फेडरलिज्म एज ए बेसिक स्ट्रक्चर। बोमाई केस में फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो रहना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया गया था। अब आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, या आर्टिकल 245 263 में पार्ट 11 में डिफाइन किया गया है ये सारी चीज़ों के बारे में, सेंट्रल स्टेट की रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। 3 तरह की होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे डिफाइन किया गया है। लेजिस्लेचर में कैसी होनी चाहिए, ये 245 से 255 तक डिस्क्राइब किया गया है। 245 बोलता है कि स्टेट सब्जेक्ट शुड बी, ठीक है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मेक ए लॉ पूरे इंडिया के लिए और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट जो है वो स्टेट के अंदर ही अपने लॉ बना सकती है किसी पार्ट के लिए या अपनी स्टेट में किसी पूरी स्टेट के लिए। आर्टिकल 245(2) क्या बोलता है, स्टेट हैज नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड बी हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। को क्या करती है, इसमें क्या करती है, स्टेट डेट नो लॉ, किसी स्टेट का कोई ऐसा लॉ है ही नहीं मेड बाय द पार्लियामेंट शैल डिम और इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इज वुड बी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। 46 क्या बोलता है, स्टेट that the parliament has exclusive power to make the law in the respect to manner of
एक तो यूनियन लिस्ट के तो बनाती है पार्लियामेंट, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे उसके भी बना सकती है, जो 7 शेड्यूल में लिस्ट सिस्टम आता है उस पर भी बना सकती है। आर्टिकल 248 क्या बोलता है, स्टेट दैट, ये क्या बोलता है कि पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक ए लॉ विद रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर नॉट इमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट। अगर कोई मैटर उसमें मेंशन ही नहीं है तो रेसिड्यूरी पावर बोलते हैं, वो पार्लियामेंट के पास होती है। फर्दर आर्टिकल 250 क्या बोलता है, ठीक है, एनीथिंग दिस करेक्टर पार्लियामेंट शैल विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ऑपरेशन, जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, हैव द पावर टू मेक ए लॉ फॉर ए होल, पूरे के लिए, और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद द रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी घोषित की कर दी जाती है, ये इमरजेंसी चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे, तो पार्लियामेंट क्या करती है, किसी भी एरिया के लिए स्टेट लिस्ट में कुछ भी हो उसके ऊपर लॉ बना सकती है। ये है एक नोट, इफ राज्यसभा कोई डिक्लेयर कर दे डेट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, राज्यसभा द पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ, उस रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, ठीक है, तो बना सकती है। क्या क्या हो सकते हैं, गुड्स के लिए, सर्विस टैक्स के लिए, मैटर इन द स्टेट लिस्ट में भी हो जाए। अगर राज्यसभा में क्या होता है, स्टेट की रिप्रेजेंटेशन रहती है, इस राज्यसभा कोई चीज़ डिक्लेयर कर दे नेसेसरी है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो पार्लियामेंट फिर उसके लिए लॉ बना सकती है, गुड्स या हो या सर्विसेज हो, उन सब चीज़ के लिए। पार्लियामेंट बिकम द कंपोनेंट टू मेक ए लॉ ऑन दैट मैटर, तो पार्लियामेंट उस मैटर के लिए लॉ बना सकती है। सच ए रिसोल्यूशन मच बी सपोर्टेड बाय, जो रिसोल्यूशन पास होगा ना जो इस चीज़ के लिए, वो 2/3 मेजोरिटी से होगा, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी 2/3 मतलब कि वो स्पेशल मेजोरिटी से एक तरीके से। व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन द स्टेट द पार्लियामेंट बिकम द एम्पावर टू मेक द लॉ इन द रिस्पेक्ट टू द स्टेट रिलेशनशिप में, कुछ भी स्टेट लिस्ट में कुछ भी बना सकती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट लॉ लागू हो जाएगा, वहाँ पे पार्लियामेंट बनाएगी लॉ, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के अंदर, ये भी है। A law made so by the parliament continue to operating the even the president after the president rule, अगर वो लॉ है या प्रेसिडेंट रूल हटेगा स्टेट से तो वो लोग कंटिन्यू भी कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन द स्टेट द पार्लियामेंट बिकम द एम्पावर टू मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट, तो आपको ये याद रखना है, प्री में घुमाते हैं ऐसे करके। द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कंटिन्यू टू ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल, वो लॉ लागू रहेगा, पर उसमें स्टेट जब पावर में आ जाती है तो उसमें चेंज कर सकती है, पर वो लॉ लागू रहेगा। अब ये तो देख लिया हमने लेजिस्लेटिव पावर, अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये इसमें मेंशन की गई है। एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है, एवरी स्टेट शैल बी इंश्योर, मतलब विद द लॉ बाय द पार्लियामेंट एनी एग्जिस्टिंग लॉ विद अप्लाई इन द स्टेट और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी एक्सटेंडेड टू द गिवन, मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें की जा रही है कि एग्जीक्यूटिव पावर इन इवन द स्टेट शैल टू एक्सरसाइज नॉट टू इम्प्लीकेट इन प्रेजुडिसी, मतलब ये सारी बातें इसमें की गई हैं। गिवन द सच ए डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को कि आप ऐसा करो, अपियर कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नेसेसरी पर्पस है इसको आपको करना ही पड़ेगा, स्टेट को कुछ भी डायरेक्शन दे सकती है, ये सारी चीज़ मेंशन की गई हैं। लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विच अप्लाई इन एनी स्टेट और मे notwithstand the related to the matter respected to the legislator of the state, no power to make a law, confirm power impose the duties, जब कुछ भी हो power to imposing duties, the office of the authority, वो सब कहीं ना कहीं इसके पास पार्लियामेंट के पास होती है। आर्टिकल 261 फाइनल जो जजमेंट होता है ऑर्डर डिलीवर करने का सिविल कोर्ट का इन एनी मैटर जो टेरिटरी इंडिया के अंदर शैल बी कैपेबल जो रहेगा वो पूरे इंडिया में लागू हो, सिविल कोर्ट भी उस पर चीज़ बोल सकती है। स्टेट ऑफ द पार्लियामेंट में लॉ प्रोवाइड बाय एजुकेशन और डिस्प्यूट कंप्लेन हो, कुछ भी हो उसके ऊपर हो, वो इंटरस्टेट रिवर वैल्यू का कोई डिस्प्यूट हो तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट के ऊपर। आर्टिकल 262(2) क्या बोलता है, ये स्टैंड करता है कि एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में प्रोवाइड बाय द लॉ नाइदर सुप्रीम कोर्ट नो एनी अदर कोर्ट, ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट और कंप्लेन हो रेफर टू इन द क्लॉज, मतलब आर्टिकल 262 में जो भी चीज़ें होती हैं आप पढ़ना 262 है किस चीज़ के लिए, जो भी उसके अंदर चीज़ें होंगी, क्योंकि 262 इंटरस्टेट वैल्यू के लिए है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी बीच में नहीं आ सकती है, डायरेक्टली नहीं आ सकती, इनडायरेक्टली आ सकती है। मैं बताऊंगा कभी सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल 141 उसको प्रावधान देता है, कोई पब्लिक चीज़ के लिए कोई चीज़ जरूरत है सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेंट कर सकती है। फिर आता है 312 जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं वो राज्यसभा क्रिएट कर सकती है, तो राज्य ऑल इंडिया सर्विसेज कौन होते हैं, देखो ट्रेन बाय द सेंटर और वही पोस्टिंग देते हैं स्टेट में, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो ऐसा माना जाता है ऑल इंडिया सर्विस जस्ट लाइक ए यूनिटरी पावर को दिखाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारा चीज़ है। आर्टिकल 268 और 293 तक जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप रहती है वो भी
कहीं ना कहीं सेंटर के पास रहती है। जो ड्यूटीज लीव करने की यूनियन की कलेक्ट करने की कलेक्ट और अप्रोप्रिएट तो स्टेट करती है, पर लगाती कौन है? वो यूनियन लगाती है। टैक्स लीव बाय द कलेक्टिव बाय द यूनियन असाइनिंग बाय द स्टेट, मतलब टैक्स की पावर भी ऑल ओवर पावर जो ली गई है वो कहीं ना कहीं सेंटर ने अपने हाथ में रखी है। आर्टिकल 269 है, इंपॉर्टेंट है, लीव एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी के लिए, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स, तो ये कौन लगाएगा? जो सारी चीज़ ये करेंगे सर्विस, ये भी सब अपने हाथ में रखी है। 270 है, टैक्स लीव बाय द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 270 बोलता है ना, डिस्क्राइब द टैक्स, कैसे कैसे डिस्प्यूट करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट और सेंटर के बीच में, वो भी सेंटर दिखती है। 271 सरचार्ज जो है वो भी ड्यूटी जो है वो भी सेंटर लगाता है, सरचार्ज और सेस जो होते हैं आपके। और 80 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया था 2002 में एंड 101 अमेंडमेंट एक्ट लाए थे 2006 में, जो आपको पता है जीएसटी वीएसटी के लिए लेके आए थे। ये सारे वो हैं, जीएसटी की पावर कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज ही है उसमें, क्योंकि वोटिंग राइट सेंटर के ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ आपने देखी कि क्या क्या पावर सेंटर ने अपने हाथ में रखी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा। देखो जो मैंने लेजिस्लेटिव वाले बताए वो इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इसके अंदर लूप्स होल भी होते हैं, बहुत ही ये वेग है एक तरीके से। फिर ग्रैंड एड टू द सेंट्रल, मतलब जो मतलब भीख देते हैं ऐसे मान लो, ग्रैंड एड मतलब एड मतलब क्या होती है? ग्रैंड एड देना कि पैसे दे दिए वो वापस नहीं लेते आप उससे। तो स्टैट्यूटरी जो ग्रांट्स हैं जो 275 में दी गई हैं, गिफ्ट टू द स्टेट को दी गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। फाइनेंशियल कमीशन सेंट्रल अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो आपकी 15 फाइनेंशियल कमीशन चल रही है एनके सिंह की जो रिकमेंडेशन है, तो वही बताएंगे। तो जो द सम जो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होता है एवरी ईयर, तो आपको ये पता ही है। डिस्क्रिशनरी पावर आर्टिकल 282 में एम्पावर करती है बोथ सेंटर और स्टेट को टू मेक द एनी ग्रांट टू पब्लिक पर्पस के लिए इफ इट इज़ नॉट विद इन द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कंपेटेंसी। तो ये भी आपको याद रखना है। ट्रेंड जो है अभी क्या ट्रेंड चल रहा है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का, कि सेंटर की मोड ऑफ अपॉइंटमेंट और डिसमिस बाय द गवर्नर, देखो सेंटर करती है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पार्टीशन रोल ऑफ गवर्नर रहता है। इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, वो भी कहीं ना कहीं। डिप्लॉय द सेंट्रल फोर्स इन द स्टेट मेंटेन ऑर्डर के लिए। रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट बिल, वो रिजर्वेशन जो स्टेट बिल के होते हैं कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल एलोकेशन टू द स्टेट। रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जो सारी चीज़ रहती हैं वो मैनेजमेंट ऑल इंडिया सर्विस वही देखते हैं। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पॉलिटिकल पर्पस के, वो भी सेंटर के हाथ में है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, ये भी उनके हाथ में है। शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल बिटवीन सेंटर स्टेट, वो भी है। इंक्रोचमेंट बाय द सेंटर और स्टेट, इसमें कुछ चेंज करना, वो भी अपने पास रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा यूनिटरी फीचर है, फेडरल बहुत कम दिखाई दे रहा है आपको। डेवलपमेंट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये है क्या कि कैसे कैसे बनी, कैसे कैसे नहीं बनी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आए बहुत सारे, स्टैब्लिश किया गया इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाई गई आर्टिकल 263 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर स्टेट काउंसिल 263 के अंदर बनी हुई है। 262 के वाटर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है रिवर के ऊपर, वो जो 262 के अंदर रखे गए हैं। अपॉइंट किया जाता है ऐसे पर्सन को लॉन्ग टाइम पब्लिक लाइफ के लिए, मतलब इसमें देखा गया कैसे कैसे काम करें। डेलीगेशन बैठे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, एक्सटेंड किया गया स्ट्रेंथ तक। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे कैसे देनी है, डिप्लॉय किया गया सेंट्रल आर्म फोर्स को स्टेट को आइदर रिस्पेक्ट अदरवाइज। इसके लिए राज मन्नार कमेटी बैठी और ये क्या बोलती है, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन बोलती है, फॉलो करनी है जो आपको, कि क्या क्या है कि इंटर स्टेट काउंसिल पर सेटअप की जाए इमीडिएटली। फाइनेंशियल कमीशन का सेटअप किया जाए, परमानेंट बॉडी बनाई जाए। प्लानिंग कमीशन जो उसको डिसबैंड किया जाए, ठीक है, उस सेक्रेटरी मतलब उसको डिसबैंड करके और उसको क्या बनाया जाए, सेक्रेटरी बॉडी बनाया जाए। आर्टिकल 356 और 356 क्या वो प्रेसिडेंट रूल के 357 और 365 डीलिंग विद द प्रेसिडेंट रूल टोटली ओमिटेड खत्म किया जाए। द प्रोविजन जो है द स्टेट जो मिनिस्टर है होल्ड जो ऑफिस करते हैं प्लेजर ऑफ गवर्नर शुड बी ओमिटेड, उसको भी चेक किया जाए, ठीक है। जो सर्टेन सब्जेक्टेड है यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के शुड बी ट्रांसफर टू स्टेट लिस्ट, वो स्टेट को दिए जाए। जो रेस्टिट्यूटरी पावर है वो स्टेट को दी जाए, अभी सेंटर के पास है। जो ऑल इंडिया सर्विस है शुड बी अबॉलिश्ड, इनको खत्म किया जाए। ये राज मन्नार कमेटी की रिकमेंडेशन दी कि ताकि जो स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन अच्छा बन पाए। तो इन्होंने सेंटर मतलब इसमें क्या दिखाया गया कि स्टेट को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। फिर आनंदपुर साहिब आई, फिर आपकी वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम आया, सरकारी आया, पंची कमीशन आई। बिल्कुल याद रखना इंटर स्टेट रिलेशनशिप के कौन कौन सी आई। पहला ही राजमन्नार आई, फिर आनंदपुर साहिब आई, फिर वेस्ट बंगाल का मेमोरेंडम आया, सरकारी कमीशन और पुंची कमीशन आई। तो ये सारी कमीशन यहाँ पे आई गई। फिर आता है इंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसी है, सक्सेसफुली फंक्शन किया जाए। फेडरल जो सिस्टम है उसको मतलब कि डिपेंड नॉट ओनली द हार्मनी ऑफ द रिलेशन, क्लोज कॉपरेशन करना है सेंट्रल स्टेट को। तो उसके लिए इंटर स्टेट हमने क्या बनाया, रिलेशन को अच्छा करने के लिए हमने इंटर स्टेट ये बनाया।
कॉन्स्टिट्यूट किया गया फॉलोइंग प्रोविजन को रिगार्डिंग द इंटर स्टेट की हार्मनी बन पाए। एजुकेट किया जाएगा इंटर वाटर डिस्प्यूट को अच्छे से, कोऑर्डिनेट किया जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल्स को, और कि म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसेस को, फ्रीडम दी जाएगी इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स और ठीक है इन सब चीज़ों में। और इन द एडिशनल जोनल काउंसिल हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट टू प्रमोट द इंटर स्टेट कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जोनल काउंसिल को बनाया जाए। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आया, जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 262 में प्रोवाइड करता है जुडिक्शन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो। आर्टिकल 262 प्रोविजन है इसके अंदर, पार्लियामेंट मेक ए लॉ टू प्रोवाइड द एजुडिकेशन डिस्प्यूट है अगर किसी इंटर स्टेट के बीच में, जैसे चलता रहता है तमिलनाडु, केरला, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन बीच में चलता रहता है, और भी हम इधर भी चलता है नॉर्थ में, तो उनको सुलझाने के लिए पार्लियामेंट कोई लॉ से प्रोवाइड करेगा जुडिक्शन कि कैसे कैसे आपको करना है, कंट्रोल ऑफ वाटर इंटर स्टेट रिवर कैसे कैसे रहेगा। पार्लियामेंट ऑल्सो प्रोवाइड ना, ये भी चीज़ बोली गई है 262 के अंदर, नाइदर द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट उस पर जुडिक्शन नहीं दे सकते कोई डिस्प्यूट है, क्योंकि आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुडिक्शन होता है। स्टेट में डिस्प्यूट है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं पर नहीं जा सकते, तो इस पर लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया दो लोगों को, एक तो रिवर वाटर बोर्ड बनाया और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 में बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया। रिवर बोर्ड एक्ट देखेगा सब रिवर की जो कहाँ पे वैली है, कितना पानी किसको जाता है वो चेक करेगा। द बोर्ड स्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। एडवाइस अगर स्टेट गवर्नमेंट करेगी कि ऐसा बोर्ड बनाओ और हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करो, तो ऐसा बोर्ड बनाया जाएगा। फिर इसके एक डिस्प्यूट एक्ट भी लेके आया, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसके अंदर एक एडहॉक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी। एडहॉक ट्रिब्यूनल कैसे, जैसे गोदावरी का इशू है, गोदावरी का इशू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में है या फिर महाराष्ट्र के भी, इनके सबके बीच में है, उसको कैसे कैसे डिवाइड करना है। तो जो जब तक वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा, एक एडहॉक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी और वो डिस्प्यूट सॉल्व करेगी। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो वो जो ट्रिब्यूनल डिसॉल्व हो जाएगी। एडहॉक मतलब उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया और ख़त्म कर दिया जाए। जो डिसीजन होगा ट्रिब्यूनल का फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा सारी पार्टी में, नाइदर सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट उसकी जुडिक्शन में नहीं जा सकते। जो ट्रिब्यूनल सुनाएगी फैसला वही माना जाएगा। तो ये सारा काम किया गया। देखो इतनी सारी बनाई गई ट्रिब्यूनल से। कृष्णा वाटर की याद रखना, महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में इशू है। गोदावरी का महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश, आपको मध्य प्रदेश उड़ीसा के बीच में इशू है। नर्मदा जो है राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश उनके बीच में है। कावेरी का जो है कर्नाटक का केरला तमिलनाडु पुडुचेरी के बीच में। कृष्णा रिवर का महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच में है। और आपका ये आपके माधई रिवर गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में, अब महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में इशू है। तो ये कुछ बनाई गई हैं। तो इसको आगे चलते चलते क्या हो, इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश की गई आर्टिकल 263 के अंदर, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, थ्रू द प्रेसिडेंटल ऑर्डर से इसको किया गया 28 मई 1990 को। आर्टिकल 263 इस्टेब्लिश करता है इंटर स्टेट काउंसिल, इफेक्ट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर के बीच में अच्छा चले। और ये नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये भी याद रखना है। प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश सच ए काउंसिल इफ एनी टाइम अपियर, उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात करनी जरूरी है, कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, तो ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इवन थ्रू द प्रेसिडेंटल एम्पावर करता है डिफाइन करता है ड्यूटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 262 स्पेसिफाइड ड्यूटी क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इंक्वायरी करना, इनको कोई भी डिस्प्यूट है स्टेट और सेंटर या स्टेट के बीच में वो करना, इन्वेस्टिगेशन करना, डिस्कशन करना, उसको स्टेट सेंटर कॉमन इंटरेस्ट लेके आना कि हाँ चलो इस बात पे मान लो, मेक करना, रिकमेंडेशन देना सब्जेक्ट की भैया ऐसे ऐसे करो, कोऑर्डिनेट करो, अच्छे से काम करो। अब इस काउंसिल में होते होते कौन है, वो मेन है। जो उसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं किस चीज़ के, इंटर स्टेट काउंसिल के। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंट इसको एम्पावर करते हैं, डिफाइन करते हैं किस चीज़ के लिए बनाई है, इसको एस्टेब्लिश करते हैं, पर इसके चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। सारी स्टेट के सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, जिस यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर है, जब पुडुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में भी है, दिल्ली में भी है उनके, और जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बोलते हैं। 6 मिनिस्टर भी होते हैं एडिशनल जो कैबिनेट रैंक के। कौन कौन से होते हैं, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर जो नॉमिनेट किसी को भी जो पीएम करेंगे वो भी इसके मेंबर होते हैं। 6 तो हो गए कैबिनेट मिनिस्टर, सारी स्टेट के सीएम हो गए, सारी स्टेट के जो यूनियन टेरिटरीज के सीएम हो गए जिसमें है, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए या एडमिनिस्ट्रेटर हो गए यूटीज के, और आपके पीएम इसके चेयरमैन रहते हैं। फंक्शंस क्या रहता है कि इंक्वायरी इन दो एडवाइजरी, कोई इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन रहेगा आर्टिकल 131 डिसाइड द लीगल कंट्रोवर्सी बिटवीन द गवर्नमेंट, the council can deal with the controversy whether the legal is non legal but the function is advisory, unlike that court
इस बाइंडिंग डिसीजन। ये माना जाता है जो भी इनमें निर्णय निकलेगा काउंसिल में बैठ के वो एक तरह से एडवाइजरी रहेगा, मानो, अगर नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा और फिर वो बाइंडिंग माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर चलती गई हैं। आर्टिकल 263 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट हैज़ एस्टेब्लिश द फॉलोइंग काउंसिल टू मेक अ रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। कौन कौन सी को और भी है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, 4 रीजनल काउंसिल बनाई हैं सेल्स वेल्स की, ये भी सब बनाई गई हैं, इसी एक्ट के अंदर बनाई गई हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो मेन है ये आपकी इंटर स्टेट काउंसिल, और कुछ और भी बनाई गई हैं इसके अंदर। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो काम करती हैं। अब हम पढ़ेंगे सरकारी कमीशन ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में कुछ उसने बोला था कि क्या क्या हमको करना चाहिए, वो हम देखेंगे इसके अंदर। कहाँ तक पढ़ना है हमें? यहाँ तक पढ़ना है, इमरजेंसी तक। चलो, तो सरकारी कमीशन ने क्या बोलती है, इस पर आके सरकारी कमीशन आ जाती है, कुछ बातें वो रिकमेंडेशन देती है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को इनहेंस करने के लिए। सबसे पहली बात करती है कि जो आपने नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई है इसको परमानेंट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरकारी कमीशन कब का गठन किया गया? 1983 में, 1987 में अपनी रिपोर्ट ये रख देती है। ये बोलती है स्ट्रॉन्ग जो हमें क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल जो बनती है। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ऑर्डर जो होगा इंटरस्टेट काउंसिल का वो दोनों बॉडी पे जो होगा, जो आर्टिकल 263, मतलब एक तरह से वो क्या होगा, दोनों बॉडी को इस्टेब्लिश जो किया गया है, मतलब डिफरेंस है, तो ये बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी इंटरस्टेट गवर्नमेंट काउंसिल की। ठीक है। द कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन है, काउंसिल शुड बी चार्ज विद द फॉलोइंग ड्यूटीज: इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट सेंटर, कुछ भी हो, कॉमन इंटरेस्ट निकालना है, रिकमेंडेशन अपॉन द सच ए सब्जेक्ट पर्टिकुलरली बेटर कोऑर्डिनेशन रहा, इसकी वजह से ये सारी बात की गई। कुछ रिकमेंडेशन के बाद सरकारी कमीशन की जनता दल की गवर्नमेंट ही हेडेड बाय द वीपी सिंह जो हेडेड कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश करते हैं 1990 में। द काउंसिल की कुछ रिकमेंडेशन थी, इशू था उस चीज़ को लेकर सेंट्रल स्टेट और आपको स्टेट यूनियन टेरिटरी रिलेशनशिप में। एमिंग क्या था कि डिस्कस करके, वही एग्जामाइन करके, डिस्कस करके आपको सॉल्व करना है। ये सारा काम हुआ। आगे चलते चलते देखोगे कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, और इसमें क्या बताया गया कि इसमें पास भाई था लोकसभा। इट अमेंड द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में जो लेके आए थे। द एक्ट प्रोवाइड करता है जो जुरिडिक्शन होगा डिस्प्यूट का वाटर का और इंटरस्टेट के वाटर का, रिवर वैली, उसके ऊपर काम करेगा। एक्ट क्या बोलेगा, स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेफर द इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाओ, एडजुडिकेट करो। तो वाटर जो ट्रिब्यूनल होगी वो डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी विद इन 1 ईयर। इसमें टाइम लिमिट सेट की गई, विद इन ए ईयर रिसीविंग द कंप्लेन द बिल सीक द रिप्लेस दिस मैकेनिज्म। तो ये सारी चीज़ की गई। डिस्प्यूट रिसोल्यूशन कमेटी बनाई गई और इस बिल के अंदर, ठीक है ना, जो स्टेट को रिक्वेस्ट करेगी रिगार्डिंग द वाटर डिस्प्यूट है, उसके लिए फिर डिस्प्यूट रिसोल्यूशन कमेटी बनाई, रिसॉल्व करेगी डिस्प्यूट को। डीआरसी जो होगी वो चेयरमैन, मतलब डीआरसी की कॉम्प्रोमाइज़ विद द चेयरमैन, उसमें कुछ एक्सपर्टीज़ होंगे, जो एक्सपीरियंस होगा, जो रिवर वाटर सेंट्रल लॉ से उनके जॉइंटली सेक्रेटरी होंगे, मतलब ये सारे कुछ होंगे। बस आपको याद रखना है इस बिल के अंदर आपको डिस्प्यूट रिसोल्यूशन कमेटी का भी गठन किया गया। ये बहुत सारे कामों पर रिसॉल्व करने के डिस्प्यूट, और ये क्या करेगी, विद इन 1 ईयर इसको रिसॉल्व करना होगा, और 6 महीने का टाइम और ले सकती है अगर कोई दिक्कत आती है। तो विद इन आप ये मानो 1.6 ईयर में पूरा एक तरह से सॉल्व करना होगा केस को। इफ़ द डिस्प्यूट कैन नॉट सेटल नहीं होता है तो बाय द डीआरटी द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रेफर टू द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के पास भेजेगी। फिर वो अगर डीआरसी, पहले डीआरसी पे जाएगा, डीआरसी से सॉल्व नहीं होता है 1.6 मंथ के अंदर, तो वो कहाँ पे जाएगी, फिर वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। सच ए रेफर्स टू द मैटर, उनके पास विद इन 3 मंथ, ठीक है ना, उनके पास पूरी 3 मंथ में रिपोर्ट रखनी होगी क्या क्या आपने किया, और फिर ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा। ये गवर्नमेंट सेटअप करेगी ट्रिब्यूनल को, इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। द वाटर डिस्प्यूट अगर ट्रिब्यूनल हैव द मल्टीपल, इसकी बेंचेस भी होती हैं एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल, मतलब जो काम करने वाला डिजॉल्व कर दिया जाएगा, फिर रेफर टू द न्यू ट्रिब्यूनल। कंपोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल क्या होगी ये आपको पता है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 जुडिशियल मेंबर होंगे, एक्सपर्ट मेंबर होंगे, ये सारे काम किए जाते हैं। और मैंने आपको एक एक्ट पढ़ाया था, ट्रिब्यूनल का एक एक्ट था, तो वो आपको याद हो तो पता होगा। 2 तरह की ट्रिब्यूनल होती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होती है और बाकी हुई सारी चीज़ों के लिए होती हैं, तो वो आपको याद रखना। पर ये तो 262 और 263 से बनाया गया है। फिर इसमें कुछ टाइम फ्रेमवर्क रखा गया कि कब ट्रिब्यूनल को मस्ट बी गिव द विद इन 3 ईयर के अंदर सुनाना है, और डीआरसी को कितने अंदर सुनाना है उसको 1.5 साल का टाइम दिया गया, ठीक है। डिस्प्यूट होगा 2 साल के अंदर, विद इन 2 ईयर्स, विद मे बी एक्सटेंड टू द अनदर 1 ईयर, मतलब 2 साल के अंदर सुनाना है। कोई समस्या आ गई है तो 1 साल और ले सकते हो, पर आपको अपनी चीज़ें ख़त्म करनी है। डिसीजन, जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो क्या होगा, ट्रिब्यूनल का पब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेट में होगा, और वो क्या होगा, द सेम फोर्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर
गजट में पब्लिश होता है तो उसका डिसीजन भी ऐसे ही होगा। द बिल रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ सच पब्लिकेशन, इट एडिड द डिसीजन, द बेंच जो ट्रिब्यूनल होगा फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज़ के ऊपर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन जो ट्रिब्यूनल का होगा वही माना जाएगा, वही मैंडेटरी होगा सब जगह। अब डाटा बैंक तैयार किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करेगी डाटा बैंक, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ नेशनल लेवल ऑफ रिवर बेसिन, कैसे कैसे काम चल रहा है। द रिवर प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट अथोराइज एजेंसी टू मेंटेन अ डाटा बैंक। पहले पता तो होना चाहिए कौन कितना पानी यूज़ कर रहा है, उसके हिसाब से हम करेंगे। जो फाइनल जजमेंट होगा ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट का इज द पार्ट ऑफ इंडियन एप्लीकेशन, मतलब ये मत पढ़ो, ये कुछ काम की नहीं है, ठीक है। दूसरा जो आता है वो आता है इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर इसको पढ़ना है, देखो रिवीजन सीरीज़ है, अगर इसको आपको पढ़ना है 301 से 307 तक ही आता है, 301 से 307 तक देखो। 261 पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, 262 आता है वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, इंटरस्टेट वाटर रिवर वैली से ठीक है। 263 आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट, और फिर आता है इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो आपको ये पढ़ना है तो पढ़ लो, फ्रीडम ऑफ ट्रेड होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि क्या क्या प्रोविज़न इसके अंदर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर आती है जोनल काउंसिल, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ा था, पीएम हेड होते हैं, उसके अंदर सारे स्टेट के मिनिस्टर, जहाँ पे यूनिट लेजिस्लेटिव उनके सारे सीएम, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूटीज़ के, और 6 मिनिस्टर जो पीएम अपॉइंट करते हैं वो मेंबर होते हैं उसके, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। एक होती है जोनल काउंसिल, ये कुछ हमारे इंडिया को जोनल में बांटा गया, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ जोनल। जोनल काउंसिल का एम होता है प्रमोट करना है कोऑर्डिनेशन को, आपको कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड यूटीज। मतलब जैसे कोई व्यापार होता है, यूपी से हरियाणा में जा रहा है, हरियाणा से इसमें आ रहा है, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो एक जोनल काउंसिल एक चीज़ बनाई गई है कि जोन का भी एक तरह से बनाया जाए, जोन में बांट के। दे आर ओनली डेलिबरेटेड टू द एडवाइजरी बॉडी है, कोई इसमें कोई इसकी मैंडेटरी नहीं है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्रिएटेड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 से, उससे इसको क्रिएट किया गया। तो ये आपको याद रखना है। और ऊपर क्या थी, इंटर स्टेट जो काउंसिल जो बताई थी मैंने आपको, वो क्या थी, नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो परमानेंट नहीं रहती है, ठीक है। ईच जोनल में डिवाइड है, सेंटर के पास जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, फ्रॉम द सेंटर होम मिनिस्टर होते हैं, इसके चेयरमैन जो होंगे एक्ट एज ए चेयरमैन। फ्रॉम द स्टेट सीएम होंगे, जो जोन के होंगे, जिसी जोन के 2 अदर मिनिस्टर और इसके होंगे। जो ईस्ट सीएम जो रहते हैं वो वाइस चेयरमैन रहते हैं, जो उसके रोटेटिंग टाइम पे बनते रहते हैं, 1 साल के लिए बनते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होगी ऑल द यूटीज एंड जोन, फॉलोइंग एसोसिएशन कुछ एडवाइजरी होंगी विदाउट एनी वोट, विद कोई वोटिंग नहीं होती है, एडवाइजरी जुडिक्शन होती है, भाई ये कर ले, ये काम कर दे। 1% नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी होते हैं ईच स्टेट के इन द जोन में, जिस जोन में मीटिंग चल रही है। डेवलपमेंट कमीशन होती है ईच स्टेट की, जिस जोन की मीटिंग चल रही है। तो आपको ये याद रखना है। मेनली आप याद रखो, जो जोनल काउंसिल है वो हेड कौन करते हैं, आपके होम मिनिस्टर हेड करते हैं। स्टेट के जो सीएम होते हैं वो क्या रहते हैं, मतलब कि उनके साथ 2 अदर मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के सीएम होते हैं सारे स्टेट के। ईच सीएम जो होगा वाइस चेयरमैन होगा, और वो एक साल के लिए बनता है। क्योंकि जोन में आप देखो, नॉर्थ जोन है, अब नॉर्थ जोन में बहुत सारे ऐसे भी जोन आते हैं कि मतलब कि कौन कौन से नॉर्थ जोन में, पहले ये देखो कौन कौन से नॉर्थ जोन में वो आती हैं स्टेट। अब 4-5 स्टेट आ गई, अब 1 साल इनको बना दे, 1 साल इनको वाइस चेयरमैन, एक बार इनको, 1 साल इनको, तो ऐसे ही काम करते हैं। और हमने एक सेपरेट जोन काउंसिल बनाई है, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाई है। ये अलग से रखा कि नॉर्थ ईस्ट के सारे इशू अलग हैं। एडिशनली बनाई है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए क्रिएटेड बाय द सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 में आया था, वो सेपरेट से बनाया गया, उसको रीऑर्गेनाइजेशन से नहीं बनाया गया। जिसको हमने इसको बनाया रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट से बनाया है, ये वाला, इससे नहीं बनाया हमने, इसको सेपरेट एक्ट से बनाया है। इसके मेंबर आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, और एक और होगा इसमें सिक्किम, इनको रखा गया। 7 सिस्टर नहीं, 8, इसमें 8 रखे गए हैं। सिमिलरली सारी चीज़ वही रहती है जो सिमिलर उसी चीज़ के लिए टाइम टू टाइम मेजर ये लेती है, इसके भी वही रहते हैं। हेड कौन रहेंगे, होम मिनिस्टर रहेंगे, स्टेट के सारे वो रहते हैं। सीएम 1 साल के लिए बनाया जाता है, वाइस पर्सन उनको, उनके साथ 2 स्टेट के मिनिस्टर भी होते हैं, और भी प्लानिंग कमीशन से और भी बहुत सारी कमीशन से इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। जोनल काउंसिल इन द डिटेल हम देखें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपको याद रखना है। देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनाया गया, 5 जोन में डिवाइडेड किया गया। जो नॉर्दर्न ईस्टर्न जोन अलग से बनाया गया, उसके लिए अलग से एक्ट था, नॉर्दर्न ईस्टर्न को बनाया गया। इसमें 8 स्टेट आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये रिवीजन सीरीज है, मैं स्पीड इसलिए चल रहा हूँ कि प्री पास में रिवीजन है। ऑलरेडी मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ, ग्रुप में जाना एक लिंक, क्योंकि ये पीडीएफ जो है कॉपीराइट इशू आ सकता है, क्योंकि ये पीडीएफ किसी इंस्टीट्यूट की है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक प्राइवेट ग्रुप है हमारा पीडीएफ का,
मैंने लिंक शेयर ग्रुप में ही किया, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस ग्रुप में जाना, वहाँ पे लिंक है उस वाले ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फैक्टर क्या है कि नेचुरल डिवीज़न है चीज़ों का, कि रिवर सिस्टम वैली, मतलब इस चीज़ पे भी काम करती है। कल्चर अलग अलग हैं, तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया हुआ है, इनको बनाया। देखिए नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउदर्न जोन का कल्चर अलग है, ईस्टर्न का अलग है, वेस्टर्न का अलग है, तो उसके हिसाब से हमने काम किया है ताकि कोऑर्डिनेट हो पाए। मेंबर जो बता दिए, होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, वो चेयरमैन होंगे। सारी स्टेट के जोन के, जो भी जोन के होंगे, सब स्टेट के सीएम बैठेंगे। 2 अदर स्टेट के मिनिस्टर और होंगे उनके साथ, सीएम के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिंग जो होगी यूनियन टेरेटरीज की जोन में एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, जो यूनियन टेरेटरीज आती हैं जिस जिस जोन में। होम मिनिस्टर जो होंगे तीनों 5 जोनल काउंसिल के होंगे, वो चेयरमैन होंगे। और जिस स्टेट की मतलब जोन के बैठे होंगे, फिर उनके जो सीएम होंगे वाइस चेयर होंगे, और एक साल के लिए होल्ड करते हैं। और इनकी एडवाइजरी होती है, कोई मतलब बाइंडिंग नहीं होती, आपको माननी है मानो, ना माननी मत मानो। 1% नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन एडवाइजरी के लिए। ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। यूनियन मिनिस्टर इनवाइट द मीटिंग ऑफ जोनल काउंसिल, आपको पढ़ना है, पढ़ लो। व्हाट वाज द मेक द जोनल काउंसिल डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल? क्या डिफरेंस है तीनों में? देखो नेशनल डेवलप, देखो इसको तो बता दिया मैंने, इंटर स्टेट काउंसिल हेडेड बाय द पीएम, सारी स्टेट के सीएम हों, यूटीज़ के हों, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हों जो लेफ्ट ड्यूटीज़ में होते हैं, या फिर 6 कैबिनेट मिनिस्टर जो अपॉइंट करते हैं पीएम, उनको जिसको भी करेंगे। जोनल काउंसिल जो होती है रीजनल फ्लोरा से वर्क करते हैं। जो फ्लोरा होता है मतलब जैसे नॉर्दर्न का कल्चर अलग है, साउथर्न का अलग है, उसके हिसाब से कॉपरेट किया जाए उनकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल और कल्चर में। हाईली लेवल बॉडी है, स्पेशली जो मेंट करते हैं लॉकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट, जोन के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती हैं, जोन का इंटरेस्ट क्या है, और नेशनल पर्सपेक्टिव व्यू से रखती हैं। तो जोनल काउंसिल क्या है, एक्सीलेंस फोरम है और बहुत अच्छे से काम करती है। फ्री फ्रैंक डिस्कशन, इसमें कंसल्टेशन होती है और एडवाइजरी चीज़ें मानी जाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, बाइंडिंग, ब्रिंगिंग ऑल द नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ग्रोथ बढ़ाई जाए, सेंट्रल स्टेट कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन एक्सचेंज, जो आइडिया उनके एक्सचेंज किए जाए, इस्टेब्लिश किया जाए जो क्लाइमेटिक कॉपरेशंस है स्टेट की, वो भी अच्छे से किया जाए। तो ये सारे काम करती हैं। फंक्शंस मैंने आपको बता दिए, एडवाइजरी बॉडी है, डिस्कस मैटर करती है, सब बैठ के मैटर डिस्कस होते हैं सेंट्रल और गवर्नमेंट के सबके बीच में। पर्टिकुलर जोन की पर्टिकुलर डिस्कशन, अलग अलग मैटर है तो उसके हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट है, उनका इशू चलता रहता है, वो स्टेट की कॉन्फ्लिक्ट का, आसाम से उससे उससे उससे, तो अब जो इनको जोनल काउंसिल में बुला लो सबको, वहाँ पे बैठ के उनको बता दो भाई ऐसे कर लो, भाई ऐसे कर लो, एडवाइजरी दे दो उनको। तो ऐसे ये काम करती हैं कि जो स्टेट इंटर स्टेट होंगे, अब कोई तमिलनाडु से यूपी में थोड़ी आएगी कोई बस चले, तमिलनाडु से कर्नाटक जा सकती है, तमिलनाडु से केरला जा सकती है, तो वो इंटर स्टेट के ट्रांसपोर्ट का भी ईजी हो जाए। तो इस सब चीज़ की जोनल काउंसिल बनाई जाती हैं। देखो नॉर्दर्न जोन में कौन आता है, अपने अपने जोन याद रखना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी कि ये मानो हरियाणा से इधर के सारे वाले आते हैं, ऊपर तक जाओ, हरियाणा से नीचे साइड में जाओगे क्या आ जाएगा आपका, राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब में हरियाणा में कौन सा, चंडीगढ़ यूटीज़ है। ऊपर जाओगे हिमाचल प्रदेश साइड में आ जाएगा, ऊपर जाओगे लद्दाख आ जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर आ जाएगा। तो ऐसे बनाया गया है। सेंट्रल में कौन आता है, यूपी, यूपी के साइड में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तक गया, मध्य प्रदेश, यूपी के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश साइड में छत्तीसगढ़। इसका जो जोनल हेड क्वार्टर है इलाहाबाद में है, ठीक है, इसका न्यू दिल्ली में है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल, बिल्कुल ईस्ट में चले जाओ, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और कोलकाता, इसका हेड क्वार्टर उड़ीसा इनको रखा गया। वेस्टर्न में कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। साउदर्न में ये सारी स्टेट हैं जो एक सी है, जिनकी साउदर्न लैंग्वेज है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी। तो ये सारी इनका चेन्नई में इनका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो ये सारे डिफरेंस थे, मैंने बताया थोड़ा डिफरेंस है। अब आपको क्या बताना, देखो इंटर स्टेट काउंसिल बता दी मैंने, जोनल काउंसिल बता दी मैंने, ठीक है ना। आपको पढ़ना है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्या है, इसको आगे आएगा वैसे ही हम बता देंगे, पर ये आप एक बार जाके खुद देख लेना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है। जोनल काउंसिल पता लग गया, होम मिनिस्टर, इंटर स्टेट का कौन होता है, आपके होते हैं आपके होम इंटर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर। अब देखता हूँ मैं कितना लंबा है वीडियो, देखो लंबी हो जाती है ना, उससे दिक्कत होती है अपलोडिंग होने में, थोड़ा ये लंबा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अभी इस वीडियो को यहीं पर मैं रोक देता हूँ, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पीडीएफ ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, वीडियो के साथ साथ 1.5 करके 1.25 करके पीडीएफ को दबा के देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।